हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ खबरों में आ रहा है उससे आगे की क्या कुछ बात है। अभी एक बहुत ही अहम बयान हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया है। एएनआई के जरिए एक वीडियो सामने आई है, खबर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो एक ताजा रिपोर्ट आई है प्रेस फ्रीडम के बारे में, ये कुछ नहीं है और ये माइंड गेम है और इस पर हमें भरोसा नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो रिपोर्ट मार्च में आई थी उसको भी, और उससे पहले एक रिपोर्ट एक और रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, उसमें उन सबको उन्होंने नकार दिया, ये कहते हुए कि हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। यानी उनका मकसद ये था कि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, इसका हमें मुकाबला करना चाहिए। यानी वो बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ इन रिपोर्टों में आ रहा है, गोदी मीडिया बच्चा बच्चा नाम जान चुका है, लेकिन उन्होंने शायद अभी तक नहीं सुना है कि गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है। मीडिया की आजादी के बारे में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है। भारत का मीडिया कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात तो मुझे याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी के जमाने में एक बात आई थी, तो उन्होंने कहा था कि फ्री प्रेस जो है वो कहीं ज्यादा अच्छी है किसी भी कंट्रोल प्रेस से। शायद मैं ठीक से कोट नहीं कर सका, लेकिन उसका मफहूम यही था। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है, मुंबई में रहने वाले जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, बैकग्राउंड आपकी मेडिकल है, लेकिन एक लंबे अरसे से बहुत सी किताबें लिखी हैं आरएसएस और दूसरे ऐसे इश्यूज पर, खास तौर पर सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हुए। आप राम पुनियानी जी हमारे बहुत ही हमें टाइम दे देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आपने राम पुनियानी जी को अब तक बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, एक बार फिर हमें उन्होंने इजाजत दी है बात करने की। पुनियानी जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपसे एक बार हमारी बात हुई थी जिसमें तकरीबन आपने 6 या 7 ऐसी रिपोर्टों का जिक्र किया था जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को यानी एक तरह से गिरते हुए डेमोक्रेटिक इंडेक्स, गिरते हुए वो हंगर इंडेक्स और कई चीजें थी, उसमें आपने बड़ी तफसील से बात की थी। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्टें आती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो कितनी क्रेडिबल हैं, कितनी उनको मान्यता है, कितना लोग उस पर यकीन करते हैं, क्या दुनिया के लोग इनको सीरियस लेते हैं? हमारे यहां तो विदेश मंत्री जी सीरियस नहीं ले रहे, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सब झूठ है, इसका हमें मुकाबला करना चाहिए, ये प्रोपेगेंडा है। आप इसको अब कैसे देख रहे हैं? देखिए काजी भाई, इसमें हम थोड़े गहरे धरातल पर जाकर सोचना चाहिए कि जैसे हमारे देशों का विकास हुआ है, यूनाइटेड नेशंस बना है और कई देशों में ऐसे एनजीओ और संगठन बने हैं। कई देशों की सरकारों के अंडर ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो एक निष्पक्ष रूप से पूरी दुनिया की जो आज़ादी है, जो हंगर है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक आज़ादी है, इन सब का एक मूल्यांकन करते रहते हैं। अब इसमें क्योंकि कोई मूल्यांकन हमारे देश के खिलाफ जाता है तो इसलिए वो गलत नहीं हो जाता। अब हमारी जो अभी की सरकार का रवैया बहुत स्पष्ट है कि अच्छा अच्छा गप, कड़वा कड़वा थू। क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी कोई बाहर का कोई तानाशाह या दूसरी सरकार इनकी थोड़ी तारीफ कर देती है तो उसके आधार पे बहुत बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि देखो भाई, अब दुनिया, भारत तो दुनिया में एक बहुत बड़ा महान राष्ट्र बन गया है और इसने हमको ये अवार्ड दिया, उसने हमारे बारे में ये कहा। मोटे तौर पे काजमी भाई बात ऐसी है कि आज दुनिया में ऐसा हो गया है कि आप अपने बारे में तो सोचते हैं पर विदेशों के बारे में भी लोग बात करते हैं। अब जैसे एक कोई मोहल्ला रहता है, आप घर में रहते हैं, आपके पड़ोस में अगर कोई बहुत उपद्रव कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से उस पर ध्यान देंगे। और ये जो यूनाइटेड, खास तौर से 1945 के बाद कई सरकारों ने इस प्रकार के डिपार्टमेंट चालू किए।
कई एनजीओ ने अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर इस प्रकार के काम किए जिसका वो निष्पक्ष मूल्यांकन दुनिया की सरकारों का कर सकें। उनका उद्देश्य एक ही है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बेहतरी हो। उनका उद्देश्य यही है कि हमारी आज़ादी ये तो मीडिया की होती है, लोकतांत्रिक होती है, धार्मिक होती है, हमारे जीने की आज़ादी होती है, ये ज्यादा सुधरे, ऐसा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ये काम कर रहे हैं। अब उसमें जो अभी रिपोर्ट्स निश्चित रूप से जो खराब आ रही हैं, उसको आप खुद भी देखिए कि आपने जैसे खुद कहा, पहले इसी से चालू करते हैं। एक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जिसने भारत की रैंकिंग को 161वीं रैंकिंग दी है 180 में, 180 देशों में 161वीं, और हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, वगैरह वगैरह। अब इसके पीछे ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, इसको यूनाइटेड नेशंस में एडवाइजरी रोल है। मतलब ये यूनाइटेड नेशंस को सलाह देता है, ये छोटा मोटा संगठन नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी वो कोई सीमा को देख के अपना काम नहीं कर रहे, और उसमें वो सब देखते हैं कि ये सरकार ने मीडिया को क्या हाल देखा है, क्या नहीं देखा है। उसमें जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया, अब ये तो जैसे आपने कहा बच्चा बच्चा जानता है गोदी मीडिया क्या है। अब जो गोदी मीडिया आया तो हमारी जो स्वतंत्रता है मीडिया की, वो तो आधी तो वहीं खत्म हो गई। और बाकी जो सोशल मीडिया पे भी अलग प्रकार से आईटी सेल हैं और दूसरे प्रकार के प्रचारों के माध्यम से उन्होंने खुद के मीडिया को एक जबरदस्त बना दिया है। तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का ये है। अब निश्चित रूप से इस प्रकार की रिपोर्ट आएगी तो हमारे विदेश मंत्री को तो हजम नहीं होने वाली। उनका तो काम ही है कि दुनिया में भारत की इमेज को चमकाना। और 2014 से हम जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार आई है, उसके हम बाकी इंडेक्स भी देखें, वो तो हम यहाँ महसूस भी कर रहे हैं। केवल ये तो नहीं है कि ये रिपोर्ट के आने के बाद हम इस बात को कह रहे हैं, हम जो यहाँ जी रहे हैं इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का इंडेक्स अभी आया है। गोदी मीडिया शब्द तो यहाँ हम पिछले 7-8 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे आपके जैसे चैनल अभी तो बहुत बड़े नहीं हुए हैं, पर जो बहुत बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं, बहुत बड़े अखबार हैं, भाषाओं के अखबार हैं, वो किस प्रकार से एक प्रकार से नियंत्रित रूप से चलते हैं, ये तो हमारे अनुभव की बात है। अब जयशंकर जी एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, उसलिए इनको लगता है कि ये उनके खिलाफ है, ये देश के खिलाफ। ये देश के खिलाफ नहीं है, ये हमारी जो संस्थाएं कमजोर हो रही हैं उनको मजबूत करने की एक कोशिश होना चाहिए ऐसे इंडेक्स को देखकर। अब ये देखिए, जैसे मैं परीक्षा में मुझे कम नंबर आए तो मैं उसको ऐसे देख सकता हूँ कि ये टीचर ने मेरे खिलाफ पक्षपात किया है, या मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे में कुछ कमी है और मैं उसको बेहतर बनाऊं। दोनों तरीके हैं। तो इंडेक्स अच्छा आया तो ये बोलते हैं अरे बाबा हम तो बहुत महान है, इंडेक्स खराब आया तो इंडेक्स करने वाले ही गलत है। तो ये बात हो गई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की, जिसको यूनाइटेड नेशंस का रिकॉग्निशन है। दूसरा हम आते हैं रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम में दुनिया पे जाने के पहले आप यही देखिए, हमारे अपने घर का हालात देखिए कि हालात क्या है। एक तरफ मुसलमानों का, एक तरफ ईसाइयों का, ईसाइयों पर लगातार हमले कैसे बढ़े हैं, मुसलमानों को कैसे लगातार हाशिए पे ढकेला जा रहा है, लव जिहाद के नाम से, राम मंदिर के नाम से, अभी बजरंगबली भी कभी इस्तेमाल उसी की चीज के लिए हो रहा है। तो ये आप और मैं तो यहाँ रहकर इसको महसूस कर रहे हैं। और ये जो रिलीजियस फ्रीडम की बात है, ये इंडेक्स की बात तो मैं बाद में करूंगा, पर आप बताइए कि यहाँ का आज एक मुसलमान उतनी स्वतंत्रता से जी सकता है क्या? एक ईसाइयों का मेजॉरिटी तबका उतनी स्वतंत्रता से जी नहीं सकता। तो हम तो जो मानव अधिकारों के लिए खड़े हैं, हमको तो वो दिख रहा है कि पिछले 2014 के बाद इन सब में एक प्रकार से गिरावट आई है। और इसीलिए अगर आप देखें तो एक यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेशनल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बॉडी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, पर दुनिया में अलग अलग जगह पे जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका एक मूल्यांकन करती है। अब यहाँ एक दोहरी बात देखिए, जहां तक अमेरिकन सरकार का सवाल है, वो इस बात को मानकर नहीं चलती। उसको अभी भारत से संबंध सुधारना है, चीन खड़ा हो रहा है भारत से संबंध सुधारना है,
इसलिए वो भारत सरकार को तो बराबर पीछे से पीठ थपथपाती रहेगी, पर उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स में भी दम है। तो हमको तो दोनों चीजें देख के चलना पड़ेगा। तो रिलीजियस फ्रीडम में भी जो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने जो दिया, उसमें भी वो तो हम यहाँ देख भी रहे हैं। एक दूसरा संगठन है ओपन डोर्स, नाम ओपन डोर्स, ये क्रिश्चियन इसका संगठन है, और उसने भी यहाँ जो क्रिश्चियंस के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और जो बाकी चीजों के आधार पर बोला है कि भारत में क्रिश्चियंस का जीना दुभर हो रहा है और ये वो एक क्रिश्चियंस के लिए खतरनाक जगह है, ऐसा ओपन डोर्स ने कहा है। और जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनका भी जीना यहाँ दुभर हो रहा है। एक दूसरा बहुत रिस्पेक्टेबल संगठन है, वो है PEW, प्यू प्यू। ये सभी चीजों पे जो रिपोर्ट देकर देता है वो सर्वे के आधार पे करता है। इसने भारत में 30,000 अल्पसंख्यक परिवारों का सर्वे किया। उसमें से 85% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और उसके आधार पे उन्होंने भारत की जो धार्मिक स्वतंत्रता जो चाहिए, मैं अपने धर्म को जीने के लिए आजाद हूँ, धर्म को बदलने के लिए आजाद हूँ, तो प्यू ने रिपोर्ट दी कि इसमें तो भारत बहुत गिर रहा है। ओपन डोर्स ने कहा कि कंट्रीज ऑफ स्पेशल कंसर्न, यानी जो दुनिया के ऐसे देश हैं जहां हमें चिंता करनी चाहिए कि यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षा से जी रहे हैं कि नहीं। भारत का नाम लगातार पिछले 5 साल में ऐसी रिपोर्ट्स में आ रहा है। अब ये बताइए, उनकी सरकारें तो भारत की सरकार को बराबर हस्त मिलाप कर रही हैं, शेक हैंड कर रही हैं, पर रिपोर्ट्स जो कहती हैं, पर रिपोर्ट्स का अपना एक ऑब्जेक्टिविटी है, अपनी एक ईमानदारी है जिसके आधार पे वो चलते हैं। अब एक तीसरी बात देखिए कि एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये एक बहुत रेप्यूटेड NGO है जो लगातार बहुत सालों से इस प्रकार के काम करता रहता है, और वो अपनी रिपोर्ट ऐसी नहीं देता। वो रिपोर्ट 3 आधार पे देता है। एक, यहाँ जो भोजन है वो कितना उपलब्ध है, दूसरा बच्चों का पोषण कैसे है, और तीसरा बच्चों में जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, बच्चों का मृत्यु दर, वो कैसे है। 3 चीजों को मिला देता है। ये हवाई बात तो कर नहीं रहा, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये संगठन है कि मानवता को भूख से छुटकारा दिलाने के लिए जो दुनिया में कोशिशें हैं उसमें जो जुड़े। वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसने भारत में उसका जगह था 101 2021 में, 101 और 2022 में हो गया 107। एक साल में इतनी गिरावट आई। और इसमें आप देख सकते हैं फिर एक और दूसरा है जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो एक फ्रीडम हाउस नाम का संगठन निकालता है। इसमें 2-3 संगठन है, एक फ्रीडम हाउस है, एक वीडेम है, एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है। ये तीनों डेमोक्रेसी के इंडेक्स निकालते हैं, और उसमें खासतौर से ये जो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान 66, 100 में से 66वां, 100 में से 66वां है। और ये कहा, रिपोर्ट ने कहा कि भारत अब पूरा आजाद नहीं है, पार्शियल डेमोक्रेसी है, पार्शियल डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। यानी चुनाव तो है पर इसमें एक प्रकार की तानाशाही की प्रवृत्तियां मजबूत हो रही हैं। और अंत में तो मैं खैर ये कहूंगा, अब पता नहीं जयशंकर जी हमारे ऑक्सफैम की रिपोर्ट को क्या कहेंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट, ये तो भारत में बहुत सालों से संगठन काम कर रहा है गरीबी के खिलाफ, असमानता के खिलाफ। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2012 से 2021 के बीच में बताती है कि भारत की 40% जो संपत्ति है, 40% संपत्ति वो 1% लोगों के हाथ में सीमित हो गई है, और जो नीचे वाले 50% हैं उनके पास केवल 3% संपत्ति है। अब आपकी इसमें, ये तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में तो कोई शंका करेगा, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो सकता। ऑक्सफैम अपने आप में उसका एक रेपुटेशन है। तो काजी भाई, हुआ ये है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार की राजनीति आई है, वो राजनीति एक तरफ से कास्ट के आधार पे, दूसरी तरफ से धर्म के आधार से, और तीसरी तरफ से कॉरपोरेट समृद्धता के आधार पे चलती है। इसमें ये तो अभी अडानी का मामला तो हम देख रहे हैं
कि एक तरफ संपत्ति किस तरफ जा रही है। अंबानी का मामला भी हमने देखा, बाकी कॉरपोरेट भी कोई खाली नहीं बैठे। अडानी अंबानी का तो नाम आ रहा है क्योंकि उनकी तो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी हो रही है, पर बाकी कॉरपोरेट भी तो बढ़ रहे हैं। और ऐसे भी कॉरपोरेट है जो पैसा जमा करके विदेशों में जाके भाग जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि करीब 1 लाख से ऊपर लाख करोड़पति लोग भारत की नागरिकता छोड़कर बाहर जाके रह रहे हैं। तो ये सब चीजों से जब हम किसी भी इंडेक्स को देखते हैं तो हमारे जमीनी हालात से उसको जोड़ के देखना चाहिए। और एक तो उनका अपने आप में एक रेपुटेशन है, उनके मान्यता है, दुनिया भर में मान्यता है। जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, प्यू है, इनकी तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। पर अब विदेश मंत्री ठहरे, सरकार के मंत्री, तो उनको तो अपनी सरकार को डिफेंड करना है। वो कैसे बता सकते हैं कि हमारे मानदंड गिर रहे हैं? वो अंदर से भी अगर करके देखें तो हमारे जीडीपी का क्या हाल है। अब इसको देखिए, कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा तो उसकी समस्याएं तो बढ़नी है। किसानों को इस प्रकार से फसलों का दाम नहीं मिलेगा तो उसकी समस्याएं बढ़नी है। और जैसा आपने अंडरलाइन किया कि अगर मीडिया का कंट्रोल कॉरपोरेट हाथ में जाएगा और वो कॉरपोरेट सरकार का समर्थक है, अभी उसमें जो आखिरी कील थी रवीश कुमार, एनडीटीवी, उसको भी अंबानी ने खरीद लिया, अडानी ने खरीद लिया। तो प्रेस फ्रीडम का तो यही मतलब होता है कि शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था तो मोनोपोलीज एक्ट एक था, मोनोपोलीज एक्ट के तहत कि मीडिया पर बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो उसके उलट अभी क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा मीडिया कॉरपोरेट की गोद में बैठ रहा है और ये कॉरपोरेट सरकार की गोद में है। तो ये सब गोद एक ही नहीं है, एक गोद से दूसरी गोद का मामला चल रहा है। तो उसमें जो बाकी सब चीजें आई हैं वो हमारे समाज की सच्चाई से पूरा पूरा मेल खाती है। और दूसरा, अच्छा, समाज की सच्चाई से मेल खाने की बात आपने कही। देखिए, ये तो हर इंसान इस चीज को महसूस कर रहा है कि आखिर एक जमाने में मीडिया इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करता था, सरकार के दावों को जमीनी सतह पर देखता था। हमें याद है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक गलती की थी, सरकार के एक दावे को उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया था कि वो एक औरत से कहलवाया गया कि हमारी आमदनी तो कई गुना हो गई है किसान के, और वो उन्होंने रिपोर्टर भेज दिया रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद उन्हें चैनल से बाहर कर दिया। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। और अभी हाल ही में सतपाल मलिक जी ने जो इतना बड़ा खुलासा किया, इतनी बड़ी जो बात कही पुलवामा के बारे में, उस पर कोई नेशनल मीडिया कुछ बात नहीं कर रहा है। अडानी वाली स्टोरी 2-4 दिन चली और फिर पन्नों से गायब हो गई। ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान रुक गया है, यानी देश का नुकसान रुक गया, ऐसा नहीं है। अभी कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोल दिया और उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा कि कानून से बाहर वो बोल रहे हैं। अच्छा, अब ऐसी हालत में एक बात बार बार जहन में सवाल आता है, आखिर इस सरकार का क्या देश की भलाई के लिए कोई काम है? क्योंकि अक्सर बीजेपी वाले जब बात करते हैं अंधभक्त, वो ये कहते हैं अच्छा कोई अच्छा काम नहीं किया मोदी जी ने। तो कोई अच्छा काम, एक आध काम आपके सामने भी है क्या? आप बता दीजिए। अब देखिए, मैं जो भी चीज देखता हूँ, आप नोटबंदी को देखिए, ब्लैक मनी लाने की बात थी, पहले से ज्यादा हो गई, 600 लोग क्यू में खड़े होकर मर गए। ठीक है। कोविड का देखिए, वो दावा करते हैं कि सबको वैक्सीन दिलाई गई, पर आपको अगर याद होगा तो वैक्सीन के पहले किस प्रकार के अंधविश्वास की बात की गई, थाली बजाओ, बालकनी से ये करो और ये सब चीजें करो। फिर एक हमारे वो बाबा हैं, बाबा रामदेव, वो कोरोनिल लेकर आए। फिर वो जो लॉकडाउन किया उससे किसका हुआ? आखिर में कितने लोग मारे गए? शमशान में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। तो मैं, पता नहीं, मुझे अच्छा दिखता नहीं है क्योंकि मैं तो सबकी अच्छाई देखने की कोशिश करूंगा। ये आपकी बात सही है, पर कुछ अच्छा होना भी तो चाहिए, कुछ अच्छा होना भी तो चाहिए। अब आप गैस सिलेंडर देखिए, हमारे यहाँ जो महिलाएं आती हैं काम करने, आप उनसे बात करो तो आखिर समय तो यही बोलती हैं राशन का अनाज है, अच्छा नहीं है, गैस सिलेंडर महंगा है, हमको फिर से ये करना पड़ता है, हम
करें क्या, हमारी पगार आप बढ़ाओ। तो और दूसरा, खुद भी जब हम ट्रैवल करते हैं, पहले ऑटो रिक्शा या टैक्सी या दूसरी चीजें, तो उसमें भी आपको आपके जीवन में तो सब दिखती है। तो मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया ये तो मैं जानता नहीं। सब कुछ लोग कहेंगे उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, अब राम मंदिर से कितनों की गरीबी दूर हुई ये मुझे पता नहीं। अब उन्होंने बहुत सारे जो संस्थान थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय बनाए गए, उनको उन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिया। उससे नौकरियां कम हुई। नौकरियां कम होने का मतलब है फिर से हमारे जो स्टैंडर्ड सब पूरे गिरने का। तो मुझे तो लगता है कि सरकार की प्रतिबद्धता एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति से है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट वर्ल्ड से है, ये मुझे लगता है। और सरकार मैं तभी अच्छा मानूंगा जब उसकी प्रतिबद्धता गांधी के शब्दों में जो था, लाइन में कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के प्रति जब आप प्रतिबद्ध हैं तो समाज में अच्छे काम होते हैं। अब उन्होंने जो मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम लाई, पहले तो मैं जब मेडिकल स्टूडेंट के रूप में था तो स्वास्थ्य पे खर्चा होता है ऐसी बात अजीब लगती थी। मेडिकल कॉलेज में छोटी मोटी फीस में पढ़ो और सबसे अच्छी सुविधाएं प्राप्त करो। प्राइवेट डॉक्टर तो खैर होते थे। अभी तो हॉस्पिटल्स में इतना इंश्योरेंस स्कीम लाई, इंश्योरेंस कंपनीज लाई। और आपने सतपाल मलिक का नाम लिया, सतपाल मलिक जी ने वो रिलायंस के पेपर्स को साइन करने से मना किया था, जिसके लिए उनको 300 करोड़ का ऑफर आया था। वो क्या था, इसी प्रकार की एक स्कीम थी, हेल्थ की स्कीम, जिसमें सरकारी नौकरों का महीने का कुछ 600-700 रुपया कटने वाला था मेडिकल्स के लिए, खराब हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए। तो काजी भाई, अब मैं तो समाज को देखता हूँ, समाज में जीता हूँ, आसपास पास पड़ोस में मेरी नजर रहती है। तो ऐसी स्कीम्स आई हैं जिसमें वो जनधन योजना आई थी। अब उसमें ज्यादातर खाते तो खाली पड़े हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या डालेंगे। वो सिलेंडर की पहले स्कीम आई थी, सिलेंडर की सब्सिडी खत्म की गई, सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई। तो खैर, दावे दावे और सच्चाई में फर्क तो है। और उसमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी की बात मुझे हमेशा याद आती है कि कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के बारे में आप सोचो। वो सोचेंगे तो आपकी नीतियों में ऑटोमेटिक एक अलग प्रकार का रुझान आएगा। जो पब्लिक सेक्टर हमारे लिए इतना उपयोगी था, इतना हमारे लिए काम कर रहा था, वो अभी सब प्राइवेट सेक्टर बनते जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर का काम ही होता है प्रॉफिट कमाना। आप अडानी अंबानी को उपदेश देंगे क्या भैया प्रॉफिट कम कमाओ, वो तो संभव ही नहीं है। ये तो उन्हें इलेक्शन के लिए फंड देना है, वो क्यों नहीं कमाएंगे। देखिए, ये एक अपने आप में पूरा एक साइकिल है जो शैतानी सर्कल कहा जा सकता है, क्या कुछ कहा जाए, बहरहाल। अच्छा, एक बात, कभी आपने क्या गौर किया है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, क्या हिंदू राष्ट्र बनने से किसी का कोई भला हो पाएगा? जिस तरह का हिंदू राष्ट्र ये बता रहे, किसी का भी देश में किसी का भी भला होगा? तो ऐसा है ना, ऐसे के लिए हम थोड़ा पड़ोस में देख लें। इस्लामिक राष्ट्र बना पाकिस्तान में, किसका भला हुआ? श्रीलंका में बुद्धिस्ट राष्ट्र की बात चल रही है, क्या हालात है वहां? और यहाँ हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है उसमें एक तरफ तो प्राचीन गौरवमय पीरियड की बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर को खत्म करने की। अभी किताबों से डार्विन को निकाल दिया। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम है कि भाई वो डार्विन, जो खैर मैं तो मेडिकल स्टूडेंट था और उसके पहले भी डार्विन पढ़ के ही हमको समझ आया कि भाई मानवता क्या होती है, ये मानव एनिमल किंगडम क्या है, प्लांट किंगडम क्या है। अब ऐसी चीजों को आप कहेंगे कि भाई ये तो हमारे वेदों में नहीं दिया है, हम इसको कैसे पढ़ाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र मतलब एक तरफ से साइंटिफिक टेम्पर को खत्म करना, जो प्राचीन सामाजिक रचना थी उसको ले आना, और तीसरी तरफ से ऊंच नीच की तरफ से उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। अब देखिए, जो राष्ट्रवाद मतलब होता है कि आप राष्ट्र के सभी लोगों की जरूरतों का ख्याल रखिए। अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद होता है आप पड़ोसी देशों के बारे में डर दिखाकर हम खतरे में हैं, डिफेंस पे बजट बढ़ाते जाइए। एक बड़ा मशहूर ये था, गन्स आर बटर। गन्स आर बटर यानी देश को बंदूक की जरूरत है या मक्खन की जरूरत है?
तो जो भी तानाशाह होते हैं वो तो भैया हमको गन्स चाहिए, और जो लोगों के लिए रहते हैं वो चाहते हैं कि हमको मक्खन चाहिए, यानी खाद्य चाहिए। तो ये चीजें हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसकी तरफ जो भी मैं कहूँ, पिछले यूपीए 1 में मैं बहुत उसकी तारीफ नहीं करूंगा, पर फिर भी कोशिश तो यही थी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हेल्थ। ये जब चीजें आई थी तो हमारा नजरिया और था। अभी आप देखिए मनरेगा यानी बेरोजगार लोगों को मिनिमम काम मिले, मनरेगा में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। आप माइनॉरिटीज को देखिए, माइनॉरिटीज का जो इंडेक्स क्यों नहीं आएगा कि उसमें जो स्कॉलरशिप्स थी स्कूली बच्चों के लिए बंद कर दी गई, मौलाना आजाद फेलोशिप थी वो बंद कर दी गई। तो ये तो आपके चारों तरफ जिंदगी में फैला हुआ ये जो इंडेक्स है वो तो उसको दर्शाता है। तो मैं अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, सवाल तो यही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और जो हिंदू राष्ट्र की बात कही कि महात्मा गांधी ने भी कहा था, अगर देश के सब लोग एक धर्म को मानने वाले हैं तो भी वो देश को वो धर्म के आधार पे नहीं चलना चाहिए। देश को अपने संविधान, अपनी पार्लियामेंट और चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से चलना चाहिए। यानी ये दुनियावी मुद्दे जो हैं वो हमारे राष्ट्र का आधार होना चाहिए। पर जब आप धर्म का नाम ले आते हैं तो फिर वो दूसरे मुद्दे बीच में आने लगते हैं। नहीं तो आप बताइए, गाय के नाम पर मुद्दा खड़ा करने की क्या जरूरत है? बजरंग बली के नाम पे वोट मांगने की क्या जरूरत है? भगवान राम पे नाम पे वोट मांगने की क्या जरूरत है? अब आप बताइए, 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं हुआ मेरी समझ में। उन्होंने खुद कहा, मैं एक हिंदू हूं, पर जिस राष्ट्र के लिए मैं काम करूंगा वो मेरे धर्म के आधार पे नहीं चलेगा, वो अपने नियम के आधार पे चलेगा, ना मेरे धर्म के आधार पे ना आपके धर्म के आधार पे। अब इसका जवाब तो बहुत मिल गया, देखने वालों को दिखना चाहिए कि जो दो राष्ट्र धर्म के नाम पे बने वो पतन की तरफ जा रहे हैं, और भारत धर्मनिरपेक्षता के आधार पे बना तो पहले 25, 30, 40 सालों में तो हमने वो नींव रख ली, बहुत सॉलिड फाउंडेशन रखी है, अच्छी नींव रखी है, जिससे अभी भी काम चल रहा है। और शुरू में ही हमने वैसी नींव रखी होती जैसी पाकिस्तान ने रखी तो आज क्या हाल होता है आप उसकी कल्पना कीजिए। जी जी जी, बहुत ही खतरनाक हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। खाने पीने तक की चीजों की ऐसी कमी है कि लोगों से ऐसे रिपोर्टें, वीडियोज आ रही हैं कि दिल दहल जाता है कि आखिर लोग कैसे पेट भरें, कैसे सिक्योरिटी के लिए चिंता है उन्हें, जीने का हक एक तरह से दांव पर लगा हुआ है। क्या इसी तरह से भारत में भी होना चाहिए? ये हमारे आपके लिए, सबके लिए बड़ा सवाल है। और सोच समझ करके देश के लिए फैसला करें। वोटिंग के लिए जब जाएं तो भी अच्छे से सोच समझ के, और जब आप अपनी जबान खोलें किसकी सपोर्ट में बोल रहे हैं, किसके हक में बोल रहे हैं, कम से कम ऐसे अंधभक्त ना बने जिस अंधभक्त का आखिर गोबर खाने और पेशाब पीने तक भी पहुंच गया हो। ये बहुत ही, मतलब मैं इसको अक्सर गौर करता हूं कि क्या एक नॉर्मल इंसान जिसने साइंस भी पढ़ी है, जिसने बेसिक, अगर बहुत कुछ पढ़ा भी नहीं है तब भी, क्या इसके लिए भी कोई तैयार हो सकता है कि जो चीज फेंकने वाली है, जो देख करके भी नफरत आती है, जिसका जिक्र करना अच्छा नहीं लगता, उसके लिए खाने के लिए लोगों को तैयार कर लिया जाए? इससे ज्यादा ब्रेन वॉश मैं नहीं समझता हो सकता हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। ये इसलिए बहुत जरूरी था कि जिस तरह से एस जयशंकर जी ने बात कही, आखिर उसकी हकीकत क्या है, वो किन किन अहम इंडेक्सेस को नकार रहे हैं, हमें बहरहाल आंख खोल करके जीने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।